मिस्टर प्रतीक यादव जो जीवाश्रय के फाउंडर हैं। जो आपसे कमजोर है उसके प्रति आप दया का भाव रखिए। जीवाश्रय जो आपकी एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट एनजीओ जो है, ये शुरू करने के पीछे आपका क्या विजन था? कंपैशन तो था मेरे अंदर, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में नहीं था। कई लोग तो अभी भी नहीं मानते सही काम होता है। जानवरों को समझना भी बहुत कोई आसान काम नहीं है। लोगों को नहीं पता होता है एनिमल मेंटालिटी क्या होती है। मेरे रूम में एक बार इतना बड़ा स्पाइडर आ गया था और वो 2 महीने मेरे रूम में रहा। जैसे हमको पेन होता है वैसे उनको पेन होता है। मेरे जो बड़े भाई साहब है उनके जो बच्चे हैं तो वो तक एनिमल वेलफेयर से जुड़े हुए हैं। अब गुदौली में जीवाश्रय का एक गौशाला भी है, शेल्टर भी है। श्वान नगर बना दिया है वहाँ पे। हाँ सर, रतन टाटा के नाम पे। अमित सहगल जी बहुत बड़ा की रोल इसमें प्ले करते हैं। आपको फिटनेस का भी बहुत शौक है। जी, आई डोंट लव कार्स एनी मोर। जिनको हैंडेड ओवर सक्सेस होता है वो सब डुबा भी देते हैं। आई डोंट वांट टू क्रिएट एम्प्लॉइज, आई वांट टू क्रिएट वॉलंटियर्स। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बात कही। अच्छा, अपने घर के कंफर्ट में बैठ के ये कहना बहुत आसान है कि हम एनिमल लवर्स हैं, हमें एनिमल क्रुएल्टी के खिलाफ कुछ करना चाहिए, और खासकर जब आपके पास रिसोर्सेज भी हों। बट हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ग्राउंड लेवल पे जाके एनिमल वेलफेयर के लिए कुछ करते हैं? और जब हमारे पास रिसोर्सेज हों, आप एक कंफर्ट लेवल में रह रहे हो, उससे बाहर निकल के हम में से कितने लोग ग्राउंड लेवल पे जाके कुछ करते हैं? आज हम ऐसे एक शख्स से मिलने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ बातें नहीं की हैं, कुछ बहुत बड़ा करके दिखाया है। आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर प्रतीक यादव जो जीवाश्रय के फाउंडर हैं। उन्होंने कई सालों से 2011 में जब ये फाउंडेशन एस्टेब्लिश हुई थी तब से वो एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो आइए चलिए आज की बात कही शुरू करते हैं और जानते हैं उनसे जीवाश्रय के बारे में और थोड़ा उनकी खुद की पर्सनल जर्नी के बारे में। नमस्कार, वेलकम टू आवर शो सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक रेप्यूटेड फैमिली से हैं, आप एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, यू लव कार्स एंड यू लव फिटनेस। उसके अलावा ये एनिमल्स के प्रति, जानवरों के प्रति ये प्यार कैसे आया? जानवरों के प्रति प्यार संस्था के रूप में तो 2011 से आया, लेकिन उसके पहले भी ये लोग नहीं जानते हैं कि मैंने चूहे रेस्क्यू किए हैं जब मैं 5 साल का था। मैंने मंकीज रेस्क्यू किए हैं, मैंने चिड़िया रेस्क्यू करी हैं, मैंने मोर रेस्क्यू किए हैं। ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब मैं 5 से 15 साल के बीच का था। ओके, काफी यंग थे। जी। तो उस समय इंडिविजुअल बेसिस, क्योंकि उस समय इतना ना तो कॉन्सेप्ट था एनिमल वेलफेयर का, ना इतनी अवेयरनेस थी और ना ही संस्थाएं थी। तो ये चीज तो बहुत पहले से चली आ रही है मेरे साथ, स्पेशली मेरे साथ, मेरी फैमिली में, मेरे ही साथ। तो आज से कुछ 20 साल पहले जब मेरे परिवार वाले देखते थे, अरे इसको क्यों बचा रहा है, तो उन लोग को समझ में नहीं आता था। लेकिन अब दुनिया जो है और पोलाइट हो रही है और कॉन्शियस हो रही है और क्रुएलिटी फ्री हो रही है। राइट। तो अब मेरे जो बड़े भाई साहब हैं उनके जो बच्चे हैं तो वो तक एनिमल वेलफेयर से जुड़े हुए हैं अब। ओके। तो वो भी अब बड़े बड़े हो गए हैं, 20 साल के हो गए हैं। तो उनकी जो जनरेशन है, अब जो जनरेशन्स आ रही हैं, तो वो ज़्यादा अवेयर हैं और उनको पता है दूसरों के प्रति करुणा रखना। हम अपने पुराने ग्रंथ भी उठा के देखेंगे तो करुणा भाव, एक सेवा भाव, एक दया का भाव, और हमारे ही ग्रंथ नहीं, कोई भी ग्रंथ उठा के आप देख लीजिए, वहां पे आपको हमेशा ये सिखाया जाएगा कि जो आपसे कमजोर है उसके प्रति आप दया का भाव रखिए। ये जो नए जमाने बदले और नए नए धर्म सिखाने वाले आए, नए नए प्रीचर्स आए, जिनकी मेंटालिटी शायद मैं कहूँगा कहीं सही नहीं थी, थोड़ी सी क्रूअल थी। उन लोगों ने ये प्रथाएं बनाई कि नहीं, बलिदान दो, बलि चढ़ाओ, कुर्बानी करो। तो ये मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी धर्म में, किसी भी ग्रंथ में ऐसा पढ़ा है कि आप अपने से कमजोर को, लाचार को, एक बेचारे जानवर को आप किसी भी तरह की पीड़ा पहुंचाएं या मारे उसको, तो ये सही है। मुझे नहीं लगता किसी भी ईश्वर की दृष्टि से ये सही है। राइट। तो जीवाश्रय जो आपकी एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट एनजीओ जो है, ये शुरू करने के पीछे आपका क्या विजन था? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये काम तो मैं पहले से कर रहा था, लेकिन मैं चला गया था एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन का एक फेज होता है जो कि एजुकेशन आपको पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लेती है। उस समय आप या तो पढ़ाई कर लीजिए या फिर आप कुछ और काम कर लीजिए। तो घर वालों की एम्फेसिस होती है कि बच्चा पढ़ लिख जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाए, उसके बाद में जो करना चाहे करे। तो एक वो फेज ऐसा आता है क्लास 8, 9, 10, 11, 12, जब ये कंपैशन तो था मेरे अंदर, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में नहीं था।
ये इंडिविजुअल के फॉर्म में था, हम्म और काफी लोगों में इंडिविजुअल को फॉर्म में ही रह जाता है ये। काफी इंडिविजुअल हेल्पर्स देखे हैं मैंने। तो तब तक तो एज इंडिविजुअली मैंने जितना हो सका मैंने किया। उसके बाद में जब मैं लीड से लौट के आया 2010 में, मैंने मास्टर्स किया हुआ है वहाँ से, तब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। सबसे पहले अपना बिजनेस शुरू किया, जिससे कि देखिए सबसे पहली प्राथमिकता आदमी की होती है कि उसकी जीविका चले। जब तक जीविका नहीं चलेगी वो किसी का भला नहीं कर सकता। भाई आप सबसे पहले आप भला अपनी फैमिली का करेंगे, अपने बच्चों का करेंगे, अपनी वाइफ का करेंगे, अपने पेरेंट्स का करेंगे, फिर आप बाहर निकलेंगे अपने घर के भला करने के लिए। करेक्ट। तो पहली चीज होती है अपना घर संभालो। आपका घर जब संभल जाएगा तब आप दुनिया के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने बिजनेस शुरू किया पहले, मेरी एक स्टेबल इनकम हो गई, एक प्रोफाइल बन गया, वहां से एक बैकग्राउंड मिल गया, एक थोड़ी फंडिंग जनरेट हो गई कि मैं कुछ कर पाऊं एनिमल्स के लिए। फिर 2011 में जीवाश्रय का निर्माण हुआ। ओके, सो ये फंडिंग वगैरह जो शुरुआती दौर में जो जरूरत पड़ी थी वो सब आपने खुद से अरेंज जी किया? जी। ओके, हमने पब्लिक की बिल्कुल हेल्प नहीं ली। ओके, इनिशियल जी। लेवल पे भी? जी, दैट्स कमेंडेबल। इनिशियल लेवल पे दरअसल कोई किसी को जानता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, क्रेडिबिलिटी जीरो होती है। केवल आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, आपके मन में भाव क्या है। मैं तो कहता हूँ हमको 14 साल हो गए काम करते हुए, कई लोग तो अभी भी नहीं मानते सही काम होता है, लेकिन मैं उनको चैलेंज करता हूँ इस बात के लिए कि आप केसेस उठा के देखिए, बिफोर आफ्टर केसेस की फोटो देखिए, वीडियो देखिए, रेस्क्यू टीम को देखिए किस तरह से रेस्क्यू हो रहे हैं, जान पे दाव की बाजी लगा के आदमी 50-50 फीट के गड्ढे में घुस जा रहा है, 150-150 फीट ऊंची बिल्डिंगों पे काव चढ़ जा रही है, तो उनको वहां से रेस्क्यू कर रहे हैं आप। हमारे पास तो 14 साल से हर केस की फोटो और वीडियो है ना। राइट, वी हैव एविडेंस कि हमने काम किया है। तो अब जो लोग नहीं देखना चाहते वो कभी नहीं देख पाएंगे। नहीं, सही बात है। अच्छा, अगर हम ये बात करें, जैसे आपने बोला ना कि कई बार लोग कहते हैं कि क्या कर रहे हो, वो वाली जो चीज थी कि सही है नहीं है, तो लोकल लेवल पे अगर हम बात करें तो जब आपकी टीम जाती है कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करने, तो क्या कोई लोकल अथॉरिटीज हो गई या फिर जो वहाँ के लोकल जो रेसिडेंट्स हैं उनके तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस? देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके, मैं ये नहीं कहूंगा कि लोग आंतरिक रूप से बुरे होते हैं। अवेयरनेस की बात है ये जानकारी की बात है। लोगों को नहीं पता होता है एनिमल मेंटालिटी क्या होती है, एक कुत्ते की मेंटालिटी क्या होती है, एक सांड की, एक गाय की मेंटालिटी क्या होती है, एक सांप की मेंटालिटी क्या होती है। स्नेक इज मोर फियरफुल ऑफ यू रादर देन यू आर फियरफुल ऑफ स्नेक। राइट, ये बात तो आपको पता ही होगी। लेकिन आदमी जो रूरल एरियाज में होता है, अब तो मैं तो शहरों में भी देखता हूँ, एक दिन मैं निकल रहा था, कोई एक बेचारा सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, लोग आगे डंडा मारने के लिए उसको, तो मुझे खुद निकल के रोकना पड़ा उसको। फिर मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, उस समय हम लोग एनिमल रेस्क्यू में स्नेक रेस्क्यू पे इतना फोकस नहीं था क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, ट्रेनिंग नहीं थी। अब तो स्नेक रेस्क्यू हम लोग खुद करते हैं। आप अगर हम लोग के वेबसाइट पे और जितने भी सोशल मीडिया पेजेस उस पर अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको सैकड़ों, पिछले 1-2 साल के अंदर सैकड़ों, हंड्रेड्स स्नेक रेस्क्यू के केसेस मिलेंगे। अच्छा, ये आप एक जरा हमें समझाइए कि एज अ लेमैन, जैसे हमें पता है कि हाँ ठीक है एनिमल रेस्क्यू करना चाहिए, अगेन वही चीज है कि कंफर्टेबल एनवायरनमेंट पर रह के सोच रहे हैं, बट आपने ये समझा कैसे कि मतलब ये जानवरों को समझना भी बहुत कोई आसान काम नहीं है? हाउ डिड यू डू दैट? नहीं, बहुत आसान काम है। वंस यू कनेक्ट विद एन एनिमल, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप हर एनिमल से कनेक्ट करो, एक से भी कनेक्ट कर लोगे ना तो आपको वो वाइब मिल जाएगी कि यार इसके अंदर भी ना सोल है। वो जो जानवर जा रहा है ना उसके अंदर भी सोल है। ये जो चीटा टहल रहा है ना, ये जो जमीन पे जो बच्चे कुचल देते हैं अक्सर पैर से, तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि किसी चींटी को कुचलो नहीं। ठीक है, करेक्ट। हाँ, किसी भी स्पाइडर को, जो स्पाइडर जो मकड़ी दीवार पे चलती है, लोग उसको किसी चीज से मार देते हैं। तो मेरे रूम में एक बार इतना बड़ा स्पाइडर आ गया था और वो 2 महीने मेरे रूम में रहा और मैंने उसको हटाया नहीं, मारा नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं किया और मैंने उसको कुछ नहीं किया। तो ये बात होती है ना कि आपको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि दूसरा जो जीव है उसके अंदर एक सोल है, आत्मा है, पेन है, रिसेप्टर्स है, पेन रिसेप्टर्स हैं, एक नर्वस सिस्टम जो कि होता है, जो कि सेंशिएंट बीइंग्स हम लोग कहते हैं, जिन बीइंग्स के सेंसेस होते हैं उनको सेंशिएंट बीइंग्स कहते हैं, जो कि पेन महसूस कर सकते हैं। उनमें इमोशन होता है, इमोशन ऑफ फियर, एंगर, ये सारे इमोशन होते हैं। तो ये बात रियलाइज मैंने बहुत बचपन में ही कर लिया था कि उनमें भी होता है, उनकी भी फैमिली होती है। राइट।
तो जैसे हमको पेन होता है वैसे उनको पेन होता है, हम्म, किसी को भी पेन देना अच्छी बात है, ये अच्छी बेसिक बात है। फॉर्मूलेज हैं। राइट राइट, हम अपने जब ह्यूमंस को एक दूसरे को पेन नहीं देना चाहते तो जी एनिमल्स जी पे भी आई थिंक सेम लॉजिक अप्लाई जी होता है। जी 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 बट एक ह्यूमन जो टेंडेंसी होती है, एक सेल्फ डिफेंस वाली जो होती है, जी दूसरा एक जो फाइट एंड फ्लाइट वाली जो टेंडेंसी होती है, जी आपने स्नेक्स का एग्जांपल दिया, जी तो मैं उसी उसी से एक सवाल पूछूंगी कि मेरे सामने एक सांप आया, या फिर फॉर दैट मैटर किसी के भी सामने एक सांप आया, रूम में है, सडनली उसको सांप दिखा, अब उसका इंस्टिंक्ट बेसिक क्या होगा सबसे पहला, कि वो या तो भागे या तो उसको मारे, मतलब खुद को डिफेंड करने के लिए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बिकॉज डिफेंड आप कब करते हैं? जब कोई अटैक करता है। सांप को देख के तो नेचुरली कोई नहीं, ये थ्रेटन तो फील आपके करता है। ये तो सबकॉन्शियस फीडेड है ना कि हाँ। सांप विल अटैक यू। हम्म दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। दिस इज द रॉन्ग इंफॉर्मेशन, रॉन्ग नॉलेज। मैंने सबसे पहले ब्लेम मैंने आदमी को नहीं किया था। आपको याद होगा आपने सवाल जब शुरू किया था, करेक्ट। मैंने कहा कि लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, करेक्ट करेक्ट। लैक ऑफ नॉलेज होती है, हम्म इस वजह से आदमी गलत रिएक्ट करता है। हम्म तो वो अवेयरनेस होनी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहीं वॉक करने किसी जाया करता था एक पार्क में, तो मैं अक्सर अपने फ़ोन पे म्यूज़िक चलाते हुए वॉक करता था। मेरे सामने सांप आ गया और मैं अपना फ़ोन देख रहा था और सांप यहाँ था और मेरा पैर सांप से 1 फीट दूर था बस। उसने मुझे कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। मैंने सांप एकदम से देखा, हालांकि मैं थोड़ा चौंक गया और चौंक के मैं पीछे कूद गया, लेकिन सांप ने मुझे कुछ नहीं किया। वो भी मेरा इंस्टिंक्ट था, लेकिन मैं पीछे हटा। मैंने अटैक नहीं किया, ना उसने मुझे अटैक किया। वो उसने बिल्कुल मेरी तरफ देखा भी नहीं, डिड नॉट केयर। राइट। भाई वो अपने रास्ते से निकल रहा था, मैं अपने रास्ते से निकल रहा था, इत्तेफाक से मिल गए, ठीक है जाओ, गुड बाय। ओके, सो अच्छा, गुदौली में जीवाश्रय का एक गौशाला भी है, शेल्टर भी है। जी। तो वहां पे अभी तक अगर हम आपसे पूछें कि कितने एनिमल्स वहां पे रेस्क्यूड एनिमल्स हैं, किस तरह के एनिमल्स हैं? गुदौली मैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके देखें एक बार। गुदौली को हम अच्छा बना रहे हैं प्रतिदिन, और बड़ा कर रहे हैं। श्वान नगर बना दिया है वहां पे, हाँ सर, रतन टाटा जो के नाम पे। कि जी, जो कि सर रतन टाटा के नाम पे है। वो स्पेशली डॉग्स के लिए ही है, और उसमें ज्यादातर हैंडीकैप डॉग्स हैं। आप देखते होंगे जितने सड़क पे डॉग्स होते हैं, इनके चारों लिम्स ठीक होते हैं, चल फिर पाते हैं, ठीक ठाक खा पाते हैं, डिफेंड कर पाते हैं खुद को। लेकिन एक कुत्ता जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसका पैर टूट जाता है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, वो डिफेंसलेस हो जाता है। वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रोड पे रहने की उसके पास कैपेबिलिटीज नहीं रह जाती हैं। अगर उसको कोई कुत्ता अटैक कर देगा, टेरिटरी के लिए अटैक करते हैं, और टेरिटरी के लिए हर एनिमल, इवन ह्यूमंस भी, राइट, ह्यूमन से ज्यादा तो कोई है ही नहीं। हाँ। है ना? तो हर एनिमल टेरिटरी अपनी बचाता है। तो डॉग्स क्या है कि टेरिटरी बनाते हैं जब, तो ऐसे डॉग्स को खदेड़ देते हैं, मार देते हैं। वो एक नेचुरल वे ऑफ लिविंग है ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, एनिमल बीइंग, एनी बीइंग। तो वो जो डॉग्स हैं उस तरह के, हम उनको रेस्क्यू करके उस श्वान नगर में रखते हैं और उनको एक बहुत अच्छी लाइफ देते हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। मैं तो आपके सभी व्यूअर्स से और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आके देखिए। तो श्वान नगर है, वहाँ पे और भी हम लोग जितने भी रेस्क्यू केसेस हैं, हम लोग सांपों को तो अक्सर जंगलों में ही छोड़ देते हैं। सांप कहीं शहर में मिलता है, किसी के घर में मिलता है, किसी के ऑफिस में मिलता है, किसी के गोदाम में मिलता है। तो सांपों को तो जंगलों, क्योंकि वो उनको शेल्टर की जरूरत नहीं है, सेल्फ सर्वाइविंग है वो। तो उनको तो हम जंगलों में छोड़ देते हैं। और बाकी जितने भी इंजर्ड एनिमल्स हैं, इंजर्ड डॉग्स हैं, इंजर्ड काउज हैं, उनको हम वहाँ पे शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं और अच्छे से बहुत प्यार से रखते हैं। ओके, तो अगर हम आपसे बात करें कि जो एक डे टू डे वर्किंग है जीवाश्रय की, जहाँ पे आप रेस्क्यू ऑपरेशंस भी करते हैं, शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, एंड जरूरत पड़ने पे आप आई थिंक एम्बुलेंसेस भी भेजते हैं, तो ये अगर हम डे टू डे वर्किंग की बात करें, बिकॉज ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है पूरा, तो ये कैसे मैनेज होता है? ये मैनेज होता है, हमारी टीम है पूरी। अमित सहगल जी बहुत बड़ा की रोल इसमें प्ले करते हैं। उनको आप लोग, काफी लोग हो सकता है जानते भी हो। बिल्कुल जानते हैं। तो अमित जी और मैंने, हम दोनों ने जीवाश्रय शुरू करी थी, केवल मैंने अकेले ने नहीं करी थी। तो अमित जी और मैंने मिलके ये 2011 में हम लोग एक जगह पे मिले थे। तो हम लोग एक डिस्कशन कर रहे थे कि एनिमल्स के लिए कुछ उस समय शेल्टर्स, एक्चुअली मैं क्या बताऊं, शेल्टर ना तो सुना था और ना तो कभी देखा था। तो हम लोगों ने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है वो किया कि यार एक कुछ ऐसा बनाया जाए स्ट्रेज के लिए जिसमें कि हम कुछ अच्छा कर सकें।
तो आइडिया वहाँ से डेवलप होना शुरू किया, फिर जीवाश्रय का एक फॉर्म लिया, फिर वो बढ़ते 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 1,40,000 से ज्यादा रेस्क्यू केसेस हो रेस्क्यू चुके केसेस हो चुके हैं. Well, that's wonderful. तो अगर हम अब आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में एक बार थोड़ा बात करें, सो आपको फिटनेस का भी बहुत शौक है. जी सो एंड आपका एक जिम भी है आयरन कोर फिट नाम से. जी सो जी ये एक जिम मैनेज करना और एक शेल्टर रूम मैनेज करना एनिमल्स के लिए, ये कैसे आप बैलेंस करते हैं? देखिए, ऐसे तो मेरे पास और भी चीज़ें बहुत हैं। मेरे पास एक जिम भी है, एनिमल्स के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास एक रियल एस्टेट कंपनी भी है, मेरे पास एक अपैरल कंपनी भी है. यू लव कार्स एज वेल? नहीं, आई डोंट लव कार्स एनी मोर. Not मतलब anymore? दैट वाज अ पैशन वे इयर्स अगो, लेकिन अब आई मूव्ड ऑन. ओके. उससे बड़ी चीज़ है अब, मेरा ज़्यादा पैशन अब जानवरों की हेल्प करने में है. और मेरी फैमिली है, फिर मेरे बच्चे हैं, उनको बड़ा करना है, अच्छी वैल्यूज़ देनी है, अच्छी चीज़ें सिखानी है. मेरी बेटी भी बहुत एनिमल्स को प्यार करती है, बचाती है, तो उनको भी अच्छी चीज़ें सिखानी है. तो लाइफ में बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हर चीज़ को आपको संतुलित करना है, बैलेंस करना है. जितना बिजनेस एस्पेक्ट है उसके लिए मेरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और मैं अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, अपने मैनेजर्स के ऊपर भरोसा करता हूँ, और भरोसे के साथ में एक मेरी भाईचारा भी है उनसे, एक तरह से कह सकता हूँ. मतलब दे आर मोर लाइक माई ब्रदर्स, लेस लाइक माई एम्प्लॉयज. तो एक वो बॉन्ड डेवलप हो जाता है ना, तो वह काम ना अपने आप आसान हो जाता है. तो अमित सहगल जी इज लाइक माई ब्रदर. ओके. तो ही इज टेकिंग केयर ऑफ, मेजरली ही इज टेकिंग केयर ऑफ जीवाश्रय. ऐसी जिम में और ऐसे ही मेरी जो और बाकी के वेंचर्स हैं, वो मेरा जो पर्सनली प्राइमरी फोकस, जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो मेरी बेटियों के साथ में रहता है. ओके. जो मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, एक 12 साल की हैं, एक 6 साल की हैं. तो मैं जब घर पहुंचता हूं ऑफिस से, तो हम लोग केवल, एक कार्टून आता है माशा एंड द बियर, हाँ. तो हम लोग वो देखते हैं और 2 घंटे तक देखते हैं, और हम लोग केवल आपस में कडल्स करते हैं. ओके. वेरी और उसमें अच्छी बातें करते हैं. तो दिन भर की बातें होती हैं, और काफी एनिमल्स की बातें होती हैं, काफी अच्छी अच्छी बातें होती हैं. तो आपके खुद के भी कुछ पेट एनिमल्स वगैरह हैं? मेरे पास स्ट्रेज भी हैं, और हर जगह हैं. मेरे ऑफिस में भी हैं, मेरे जिम पे भी हैं, मेरे घर पे भी हैं, मेरे जो इन लॉज हैं उनके घर पे भी हैं. मतलब मेरा एक कनेक्शन कुत्तों के साथ में बड़ा अजीब सा है, कि मैं जहाँ पहुँचता हूँ वहाँ पे 2-4 तो पहुँच ही जाते हैं. और वो उनका घर, आप अभी मेरे ऑफिस से नीचे उतरेंगे तो आप देखेंगे, एक बुढ़ा सा डॉग है, अभी बिस्किट खा रहा होगा, उसका नाम भोला है. तो मेरा ऑफिस भी नहीं बना था, वो छोटा सा पपी था, इतना बड़ा, वो तब से यहाँ रहता है. तो उसको आज मैंने एक डेजिग्नेशन दिया, आज ही दिया है मैंने. ही इज द ओल्डेस्ट, मेरे इस बिल्डिंग का नाम सॉलिटेयर है, इस ऑफिस बिल्डिंग का नाम सॉलिटेयर है. सो आई हैव गिवन हिम दिस नेम. ही इज द ओल्डेस्ट बॉस ऑफ सॉलिटेयर. ओके. इवन ओल्डर देन मी. मतलब वो यहाँ का इंचार्ज मुझसे भी पहले से है, और वो रहता यहीं पे. आप देखिए कि नीचे ऑफिस के अंदर सोता है वो, जो फुल ओनरशिप है. फुल ओनरशिप है उसकी, बढ़िया एसी में सोता है. अच्छा. अब तो 15-16 साल का हो गया है, बट ही हैड अ वेरी गुड लाइफ, वेरी हैप्पी लाइफ, वेरी लविंग लाइफ. ओके. सो इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, सो आपने बताया कि एक आपका पास्ट पैशन रहा, and you still have a comfortable life, you still lead a comfortable life, and you used to live a comfortable life initially as well. हमेशा से वो चीज रही है. कंफर्टेबल, आप डिफाइन करें कंफर्टेबल क्या होता है. I think सबके लिए अलग अलग चीजें, अलग अलग दृष्टिकोण से या तो कंफर्टेबल हो सकती हैं, या फिर कंफर्टेबल नहीं भी हो सकती हैं. कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे कोई ना पहचाने समाज में, वो ज्यादा कंफर्टेबल है मेरे लिए. That's one way of saying it, right? आप समझ रही है मेरी बात को, दृष्टिकोण अलग हो सकता है. तो कंफर्टेबल किसके लिए क्या है. अब जैसे मेरी हेल्थ, स्वास्थ्य, पहले मैं तो मोटा था, बहुत था, तो मैं ना तो स्पोर्ट खेल पाता था, ना तो स्कूल में अट्रैक्टिव दिखता था, ना तो मेरा बिजनेस था, ना पढ़ाई में कॉन्फिडेंस था. तो आप मुझसे पूछो कि ठीक है पेरेंट्स तुम्हारे ये थे, लेकिन क्या तुम कंफर्टेबल थे? नहीं, कंफर्टेबल नहीं था. आई हैड टू वर्क हार्ड फॉर इट. राइट. मैंने खुद फिटनेस बनाई है अपनी, मुझे 21 साल हो गए, खुद किया है, खुद मेहनत करी है, खुद 3 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ मैं एवरी डे, विच इज अ डिफिकल्ट थिंग टू डू. टू ईट अ प्रॉपर डाइट, नॉर्मल डाइट, अच्छी डाइट खाना,
रिस्ट्रिक्ट करना, पिज्जा, बर्गर, पिज्जा, ये आइसक्रीम, फ्रेंच फ्राइज, एक्सेट्रा हाँ, वो एक्सेट्रा, मिल्क शेक। क्रेविंग्स आपके को दोस्त जब खा छोड़ना। रहे हो, आप पिक्चर हॉल देखने जाएं और आप वहाँ पे कॉफी पी रहे हैं, आपके दोस्त पॉपकॉर्न खा रहे हैं, हम्म, वो चीजें कंट्रोल करना, दैट्स नॉट कंफर्टेबल। राइट। ठीक है ना? तो मतलब डिपेंड करता है आप कंफर्टेबल किसको कहते हैं। हाँ ठीक है, एसी रूम में बैठे हुए हैं, सोने को बढ़िया सॉफ्ट बेड मिला हुआ है, दैट इज वन एलिमेंट। यू सी दी होल पिक्चर, आई थिंक हुएवर इज सक्सेसफुल बाय हिमसेल्फ, जो भी आज तक जो भी सक्सेसफुल हुआ, उठा के आप देख लीजिएगा, जो खुद से जिसने सक्सेस बनाया है, वो कभी कंफर्टेबल नहीं रहा। उसको हमेशा मेहनत करनी पड़ी हाँ, है। मेहनत करनी पड़ी, इनफैक्ट मेहनत के बिना सक्सेस पॉसिबल भी नहीं है। और जिनको हैंडेड ओवर सक्सेस होता है, वो सब डुबा भी देते हैं, हाँ, वेरी ट्रू। क्योंकि उनको सक्सेस की कीमत नहीं पता होती। क्योंकि उनको सब पहले से कर करा के मिला हुआ है। जी। राइट, ओके। सो वन लास्ट क्वेश्चन, अगर हम आपके फ्यूचर प्लान्स की बात करें, तो क्या कोई प्लान है जीवाश्रय को बाकी शहरों में भी एक्सपैंड करने का? जीवाश्रय तो पैन इंडिया है, व्हाट आई मेंट वाज कि मेजरली हाँ, लखनऊ में मेजरली है, लखनऊ में है। लेकिन हम लोग हर जगह काम करते हैं। हम्म, हम लोगों ने नेपाल में भी रेस्क्यू किए हैं, तो इसको इंटरनेशनल में भी बोल सकते हैं आप। हाँ, तो जीवाश्रय का स्कोप लिमिटेड नहीं है। हमारा काम करने का तरीका ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी अलग अलग शहरों में टीम बने। ठीक है, आई डोंट वांट टू क्रिएट एम्प्लॉइज, आई वांट टू क्रिएट वॉलंटियर्स। राइट। हम चाहते हैं कि लोग खुद सीखें एनिमल्स की हेल्प करना, उनकी को प्यार करना, उनको घर देना। मैं सैलरी पे किसी को नहीं रखूंगा, मैं लोगों को केवल बताऊंगा, सिखाऊंगा कि अच्छा काम करो, प्यार करो। और अगर वो सीखते हैं, अगर इस मुहिम में अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो वो वॉलंटियर करें हमारे साथ। जितना वो वॉलंटियर करेंगे, हम उतने बड़े हो जाएंगे। और अगर किसी को एज अ वॉलंटियर आपके इससे जुड़ना हो, तो जी। कैसे कर सकते हैं वो? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, बहुत इजीली अवेलेबल। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच प्रतीक जी, आपने हमें टाइम दिया। नमस्कार। एंड आई होप आपको भी समझ में आया होगा कि क्या इम्पोर्टेंस है एनिमल्स की लाइफ की। एंड उनको हार्म करने से पहले एक बार ये सोचे कि अगर आपको कोई हार्म करेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आई एम श्योर आपका जवाब ना ही होगा। तो द सेम लॉजिक अप्लाइज ऑन एनिमल्स एज वेल। वो भी फील करते हैं, उनके अंदर भी एक सोल है। सो ये हमारी भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनका देखभाल करें, और अगर हमें लगे कि कोई एनिमल डिस्ट्रेस में है तो उसकी हम मदद करें। तो बस ये थी हमारी आज की बात कही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।